अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट टॉपिक टेम्परेचर एंड हीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द टॉपिक 8.1 टेम्परेचर एंड हीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर क्या है। नॉर्मली अगर हम कहते हैं कि हाउ मच अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड, तो ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सलाहियत रखी है कि हम किसी भी बॉडी को टच करके ये बता सकते हैं कि ये बॉडी हॉट है या कोल्ड है। इवन कि हम ये भी बता सकते हैं कि ये बॉडी ज्यादा गर्म है या हल्की गर्म है, या फिर ये बॉडी ज्यादा ठंडी है या ये हल्की ठंडी है। लेकिन हम एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते उसका कि वो कितने डिग्री हॉट है या वो कितने डिग्री कोल्ड है। क्लियर? सो अब हमारा जो मेथड है जज करने का कि हम उसको सेंस तो कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि ये कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है। दैट्स मीन कि हमारा मेथड जो है ये अनरिलायबल है, जो कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देता है कि ये इतनी हॉट है या फिर ये इतनी कोल्ड है। सिमिलरली हर दफा टच करना जो है वो भी ठीक नहीं होता कि बाज़ औक़ात फॉर एग्जांपल कि बॉडी इतनी हॉट है और आप गलती से उसको छू लें तो उससे आपका बॉडी वो पार्ट भी जल सकता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज थर्मोमीटर, जो कि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है कि एक बॉडी कितनी हॉट है या फिर कितनी कोल्ड है। ओके, सो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. Clear? So एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसकी। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूं कि यहां पे टेम्परेचर जो है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये एग्जाम्पल है कि हम एक एग्जैक्ट डिग्रीज में वैल्यूज बताते हैं कि आपकी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। सो टेम्परेचर को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये दो टर्म समझना होंगी, दैट इज थर्मल कंटैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्मल कंटैक्ट को पहले हम डिस्कस करते हैं कि थर्मल कंटैक्ट क्या है। आपने देखा होगा नॉर्मली गर्मियों में एक जब बर्फ वाला बर्फ बेच रहा होता है तो वो बर्फ के ऊपर एक बोरी नुमा एक कपड़ा सा डाल देता है और उसके ऊपर एक शीट डाल देता है। तो बेसिकली वो कर क्या रहा होता है, वो जो सन की लाइट पड़ रही है, बेसिकली जो हीट फॉल कर रही है, वो उस हीट का बर्फ के साथ जो कंटैक्ट है वो उसको खत्म कर देता है। सो अगर तो वो हीट डायरेक्ट बर्फ पर फॉल करेगी तो उससे क्या होगा कि वो बर्फ जल्दी मेल्ट हो जाएगी और इस तरह से बर्फ खत्म हो जाएगी, तो वो सेल नहीं कर सकता। सो वो बेसिकली उस हीट का बर्फ के साथ कंटैक्ट को खत्म कर देता है। इस तरह से बर्फ जो है वो पूरा दिन तक सस्टेन कर जाती है और बर्फ मेल्ट नहीं होती। क्लियर? आई होप यहां पर आपको ये कंटैक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि जिसमें एक सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो रही है, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे सिस्टम में। क्लियर? सो बर्फ वाला क्या करता है कि वो उसका जो कंटैक्ट है आपस में वो खत्म कर देता है, उसके ऊपर कोई भी शीट डाल के या उसके ऊपर कोई बोरी नुमा कपड़ा डाल के। ओके, सो थर्मल कंटैक्ट को हम पहले डिफाइन करते हैं। अ सिस्टम is said to be in
thermal contact with another system if it can exchange energy through process of heating. Okay, so thermal contact क्या है? A system is said to be in thermal contact. कि एक सिस्टम जो है वो थर्मल कंटेक्ट में होगा विद another system, एक और सिस्टम के साथ, if it can exchange energy, अगर वो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग. क्लियर? जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि बर्फ जो है अब उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही क्योंकि उसमें थर्मल कंटेक्ट को ही खत्म कर दिया गया है. क्लियर? सिमिलरली एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चाय का कप हम नॉर्मली कहीं पर आकर रख देते हैं. अब इस चाय का टेम्परेचर हॉट है, बहुत ज्यादा हाई है. सिमिलरली आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वहां पर टेम्परेचर बहुत लो है. सो होता क्या है कि अब टेम्परेचर लो है वहां पर, तो अब ये चाय एक सिस्टम और एनवायरनमेंट एक और सिस्टम, तो इस तरह से ये दो सिस्टम जो है अब ये एक थर्मली कांटेक्ट में है आपस में. और इस थर्मल कांटेक्ट में होगा क्या कि उस चाय से हीट निकलेगी और वो इस एनवायरनमेंट में आती रहेगी, क्योंकि चाय वाला टेम्परेचर जो था वो काफी हॉट था और सराउंडिंग में टेम्परेचर काफी लो था. तो हीट हमेशा जो है वो मूव करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. ओके, तो वो हॉट बॉडी से सारी हीट निकलेगी और वो बाहर की तरफ आती जाएगी. अब नाउ लेट्स सपोज कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो है 26 डिग्री सेल्सियस और उस चाय का टेम्परेचर है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि वो है 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो अब उस चाय में से हीट निकलती रहेगी और सराउंडिंग में आती रहेगी. अब चाय में से हीट तब तक निकलती रहेगी जब तक उस चाय का टेम्परेचर हमारी सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता. नाउ लेट्स सपोज कि अब चाय का में से हीट निकलती गई और चाय आपकी ठंडी हो गई है और अब चाय का टेम्परेचर भी 26 डिग्री सेल्सियस हो गया है. दैट्स मीन अब चाय का टेम्परेचर भी 26 डिग्री है और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 26 डिग्री है. सो दैट्स मीन यहां पर अब ये दो टेम्परेचर्स इक्वल हो गए हैं. सो इस स्टेट को हम कहेंगे, इस पोजीशन को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, सो यहां पर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम जो स्टेट थी वो अचीव हो जाएगी. नाउ लेट्स सपोज 100 डिग्री था चाय का टेम्परेचर कम होते होते 26 डिग्री पर आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम यहां पर अचीव हो गया. अगर हम चाय को थोड़ी देर और प्लेस करें तो हो सकता है कि चाय का टेम्परेचर मजीद कम होके माइनस में चला जाए और चाय जो है वहां पर फ्रीज हो जाए. तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होगा फर्दर उस चाय से हीट निकलना बंद हो जाएगी. अब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का जो प्रोसेस था वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा. ओके, अब हीट ट्रांसफर नहीं होगी फर्दर. सिमिलरली अगर हम बात करें कि हम किसी ऐसे कोल्ड एरिया में हैं, लेट्स सपोज कि वहां का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस. सो अब चाय का टेम्परेचर जो है वो कम होते होते मजीद वो -2 तक आएगा और वो चाय जो है वो फर्दर बर्फ बन जाएगी, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए उस चाय का टेम्परेचर भी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वहां पर चाय का टेम्परेचर भी -2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वहां पर -2 था. क्लियर? सो आई होप आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझ आ गया होगा. सो अब हम इसको डिफाइन करते हैं. सो थर्मल इक्विलिब्रियम
when a temperature of a body becomes equals to another, इसको बॉडी की जगह हम सिस्टम कर लेते हैं, व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम becomes equal to another system as both the system are in thermal contact, then that position is called ये का हम स्टेट कर लेते हैं, then that state is called thermal equilibrium. क्लियर? सो आई होप थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम डिस्कस करते हैं हीट. हीट क्या है? हीट एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. लेट्स सपोज एक बॉडी जो कि बहुत हॉट है और उसमें से एक एनर्जी बाहर को निकल रही है, मींस कि वो बॉडी एनर्जी लूज कर रहा है. वो एनर्जी एंटर होती है हमेशा एक कोल्ड बॉडी के अंदर और कोल्ड बॉडी एनर्जी गेन कर रहा है. हॉट बॉडी एनर्जी लूज करेगा और कोल्ड बॉडी एनर्जी को गेन करेगा. जैसे ही कोल्ड बॉडी एनर्जी को गेन करेगा तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा और हॉट बॉडी का टेम्परेचर फॉल करना शुरू कर देगा. ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी. ओके, सो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है हमेशा एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में. ओके, सो लेट्स डिफाइन इट. Heat is a form of energy and that is transferred from one body to another body as they are in thermal contact and as a result of difference of temperature between them,
So heat is a form of energy and that is transferred from one body to another body as they are in thermal contact, और वो दो बॉडीज आपस में थर्मल कंटेक्ट में होनी चाहिए एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम, और उन दोनों बॉडीज में एक टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, मींस कि एक बॉडी हॉट होगी और एक बॉडी कोल्ड होगी, तो उसके रिजल्ट में हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। क्लियर? सो अब हीट एनर्जी को नॉर्मली हम कहते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट। ओके, हीट एनर्जी को हम एनर्जी इन ट्रांजिट कहते हैं। क्यों? हीट एनर्जी is also called energy in ट्रांजिट। सो इसको हम एनर्जी इन ट्रांजिट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हीट एनर्जी एक हॉट बॉडी से निकलती है और एक कोल्ड बॉडी में एंटर होती है, लेकिन जब हीट एनर्जी बॉडी में एंटर हो जाती है तो वो फर्दर फिर हीट एनर्जी नहीं रहती, वो फिर उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी बन जाती है। ओके, सो दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं कि ये एनर्जी इन ट्रांजिट है। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, लाइक हमारी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है कि हॉट होता है और एज कंपेयर टू सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम होता है। ओके, तो अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हॉट है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कोल्ड है। सो अब हीट एनर्जी हमारी बॉडी से इस कोल्ड टेम्परेचर में ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही? बिकॉज हमारी बॉडी की जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी नहीं है, एक्चुअली वो हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी है। सो अगर हीट एनर्जी होती तो वो ट्रांसफर हो रही होती हमेशा कोल्ड टेम्परेचर की तरफ। क्लियर? सो दैट्स व्हाई हमारी बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ट्रांसफर नहीं होती, बिकॉज इट इज नो मोर हीट एनर्जी, इट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अवर बॉडी। क्लियर? सो इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। सो द इंटरनल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी and potential energy associated with atoms, molecules, and particles of a body is called its internal energy. Okay, so the kinetic energy and potential energy associated with atoms, molecules and particles of a body is called its internal energy. So internal energy जो है वो डिपेंड करती है एक बॉडी के मास पर, एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पर और एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी पर. So we can say here that internal energy depends on mass, kinetic energy and
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ओके, सो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वो जो मॉलिक्यूल्स और जो पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी के, जब वो मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं, तो तब उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो कि डिपेंड कर रही है हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जितना राइज करेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स और जो पार्टिकल्स हैं वो उतना तेजी से मोशन में आएंगे, और जितना मोशन फास्ट होगा दैट्स मीन कि उतनी काइनेटिक एनर्जी फास्ट होगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? सो these are all called the internal energy of our body. Clear? I hope आपको टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको हीट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और आपको इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा, और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हीट और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।